हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू का दर्द किसे दिखता है, जो कि आरती श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित कहानी है। मैं यह क्या सुन रहा हूँ, तुमने पिताजी को फिर से समय पर खाना नहीं दिया। तुम्हें पता है ना कि इस उम्र में उन्होंने समय पर खाना नहीं खाया तो उनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। नवीन ने घर में घुसते ही अपनी पत्नी तनु पर सवाल दागने शुरू कर दिए। अरे तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ बोलोगी भी? कारण तो बताओ, तुम क्या कर रही थी? घर के काम में मदद के लिए शांताबाई भी है, फिर भी समय पर तुमसे खाना नहीं बन पाता। अंश आज कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा था तो थोड़ी देर हो गई, तनु ने नवीन से कहा। अरे तो अम्मा थी न घर में, अंश को उन्हें थमाकर भी तो तुम अपना काम निपटा सकती थी ना। पति की बातों का कुछ जवाब नहीं दे पाई तनु। वह कैसे बताती कि उनके माँ पिताजी सुबह नाश्ता करने के बाद यहाँ वहाँ घूमने निकल जाते हैं और फिर खाने के समय पर ठीक 12 बजे घर लौटते। खाना परोसने में अगर 10 मिनट भी देरी हो जाती तो उसकी शिकायत नवीन के घर घुसते ही उसके कानों तक पहुँचा दी जाती थी। वैसे ही आज हुआ था। किसी आम लड़की की तरह तनु ने भी अपनी शादी को लेकर अनगिनत ख्वाब मन में संजो रखे थे। प्यारा सा पति, अच्छे घर परिवार का सपना उसने भी देखा था। देखा जाए तो लोगों की नज़रों में सब कुछ तनु के पास था। 5 भाई बहनों और माता पिता का सबसे छोटे और लाडले बेटे नवीन संग ब्याह कर आई थी तनु। पेशे से इंजीनियर नवीन सूरत और सीरत दोनों से परिपूर्ण था। उससे बड़े सभी भाइयों और बहनों की शादी पहले ही संपन्न हो चुकी थी। वे सब अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। पिताजी अभी हाल में ही रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए थे और वे लोग अपने छोटे बेटे नवीन के साथ ही रहने लगे थे। परिवार में किसी बात की कमी नहीं थी। बीतते समय के साथ तनु और नवीन एक बेटी वंशिका और उसके छोटे बेटे अंश के माता पिता बन चुके थे। वंशिका के जन्म के कुछ समय पश्चात तो तनु ने घर परिवार ठीक से संभाल लिया था, किंतु जब छोटे बेटे अंश का जन्म हुआ तो उसकी थोड़ी परेशानी बढ़ गई थी। छोटे भाई अंश को देखकर नन्ही वंशिका की शरारतें भी बढ़ गई थी। दोनों बच्चों के साथ घर को संभालने में तनु बेहद परेशान हो जाती थी, परंतु घर वाले उसकी तकलीफ समझने के बजाय नवीन तक उसकी शिकायतें पहुंचा देते थे। पति को भी उसका दर्द कहाँ दिखता था, और दिखता भी तो कैसे। नवीन की छुट्टियों वाले दिन तो उसे सब कुछ सामान्य ही दिखता था। अम्मा अंश को अच्छे से संभाले रखती तो वंशिका दादाजी और पापा के पीछे डोलती रहती। ऐसे में तनु को भी काम करने में थोड़ी आसानी हो जाती थी। अब तो नवीन को यही लगने लगा था कि उसके ऑफिस जाते ही तनु जानबूझकर अम्मा बाबूजी को नियत समय पर खाना नहीं परोसती। वह नहीं चाहती कि वे लोग उसके साथ रहें। रोज रोज के ताने उलाहने के कारण तनु भी टूटने लगी थी। पति पत्नी का आपसी प्यार भी कम होने लगा था। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसमें सबको खामियां ही दिखती थी। उसके तन मन का दर्द समझने वाला कोई था ही नहीं। अब तो उसने खुद पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। बेटे को दूध पिलाने के कारण उसे भूख भी अधिक लगती थी, पर घर संभालने के चक्कर में वह कई बार भूखी ही रह जाती थी। उस दिन भी तनु रोज की तरह जल्दी जल्दी रसोई में खाना तैयार करने में लगी हुई थी। दोनों बच्चे वहीं पास में चटाई पर बैठे खेल रहे थे। माँ, मुझे भी खाने में वही चाहिए जो अंश खा रहा है, वंशिका ने ठुनकते हुए कहा। तो तनु ने अनसुना कर दिया। उसे पता था कि छोटे बच्चे यूं ही कभी कभी अपना मुंह चलाते रहते हैं, मानो जैसे वे सचमुच में कुछ खा रहे हों। अब तनु बेचारी नन्ही वंशिका से क्या कहती कि अंश बस खाने की एक्टिंग कर रहा। उस छोटी बच्ची को भला वह क्या ही समझाती। माँ प्लीज, मुझे भी वही खाना है जो अंश खा रहा है, वंशिका ने अपनी माँ के पास आकर बहुत प्यार से कहा। अंश के मुंह में अभी दांत नहीं है, वह सिर्फ खाने की एक्टिंग करके अपनी दीदी को चिढ़ा रहा है बेटा। तनु ने अपनी बातों से अपनी लाडली को समझाना चाहा। नो मम्मा, तुम खुद उसके पास जाकर देख लो,
वह कुछ तो खा रहा है, देखो न इधर लगा भी हुआ है। नन्ही वंशिका ने जबरन अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने भाई के पास लाया और उसके होठों की ओर इशारा किया। नज़ारा देखकर तनु चौंक उठी। सचमुच अंश के होठों पर कुछ चिपका हुआ था। उसने हड़बड़ाकर अंश को अपनी गोद में लेकर गौर से देखा तो वह छिपकली का लैट्रिन था। उसने झट से उसका मुंह खुलवाया और देखा कि सचमुच उसने उस जहरीले पदार्थ को अपने मुंह के अंदर डाल लिया था। उसकी नन्ही हथेलियों में भी लगी वह चीज़ इस बात की गवाह थी कि उसने छिपकली का ही लैट्रिन खाया है। माजरा समझ में आते ही तनु के होश उड़ गए। आनन फानन में उसने किसी भी तरह घर के मेन गेट पर ताला जड़ा और दोनों बच्चों को लेकर बदहवास सी अस्पताल की ओर भागी। कैब में रोते हुए उसने अपने पति नवीन को सारी बातें बताई। भैया गाड़ी जरा तेज चलाओ, वह लगातार कैब ड्राइवर से मनुहार करती रही। कभी आंसुओं में भरकर अपने अंश को निहारती तो कभी वंशिका का मुखड़ा देख लेती। माँ के ऐसे रूप को देखकर नन्ही वंशिका का भी रो रो कर बुरा हाल था। अंश भी सहम कर अपनी माँ की छाती से चिपका हुआ था। अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर को सामने देखकर रोते हुए तनु चिल्लाई। आप घबराइए मत, मैं अभी बच्चे की जांच करता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर अंश को जांचने लगा, पर माँ का दिल समझने को तैयार नहीं था। एक अनजाने डर की आशंका से तनु का दिल बैठा जा रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसके दिल को सुकून का एहसास कराया। पलटकर उसने देखा तो नवीन उसके पीछे ही खड़ा था। तनु रोते हुए नवीन से लिपट गई। घबराओ मत तनु, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम अकेले अस्पताल क्यों आई? माँ पिताजी। अभी नवीन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। देखो बेटा, हम लोग थोड़ी देर के लिए ज़रा बाहर क्या गए। तनु ताला कर कहीं चली गई। काफ़ी देर हो गई है पर वह अभी तक नहीं लौटी है। अरे समय पर खाना नहीं खिला सकती तो पहले बता दिया करे, हम लोग अपना कुछ इंतजाम कर लेंगे। ये क्या कह रही हो माँ? बस भी करो, तुम्हें पता भी है कि घर में आखिर हुआ क्या है। मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ, तब तक आप लोग बगल वाले शर्मा जी के घर रुक जाइए। कहते हुए नवीन ने फ़ोन कट कर दिया। तुमने बताया नहीं कि माँ पिताजी घर में नहीं थे? नवीन ने तनु से पूछा। मुझे कुछ बोलने का मौका ही कहाँ मिला। मैं कुछ कह पाती उससे पहले माँ जी का ही फ़ोन आ गया। उन्होंने खुद आपको पूरी बात बता दी, तनु ने कहा। परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। आपने अच्छा किया जो समय पर चली आई। आप इसे घर ले जा सकते हैं। बस आइंदा बच्चों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऐसी उम्र में कई बार बच्चे कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं। बच्चों का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर की बात सुनकर नवीन ने तनु से कहा, सचमुच ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि तुमने इतने अंश को अकेला छोड़ दिया? थोड़ी ही देर के लिए ही तो माँ पिताजी बाहर गए थे। तुम कुछ देर उनका इंतज़ार नहीं कर सकती थी क्या? एक दिन की बात होती तो मैं उनका इंतज़ार कर ही लेती, पर हर रोज़ कैसे इंतज़ार करूं? वैसे भी माँ पिताजी को समय पर खाना भी देना ज़रूरी है और वे लोग अक्सर खाने के वक्त ही वापस लौटते हैं। ऐसे में अंश को अकेले छोड़ने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। वंशिका भी अभी काफ़ी छोटी है तो उससे भी समझदारी की उम्मीद बेईमानी है। अच्छा तो माँ पिताजी हर रोज़ घूमने निकल जाते हैं, तुमने कभी बताया नहीं? नवीन ने हैरत से पूछा। आप भी तो अपनी आंखों देखी पर ही विश्वास करते, तो मैं भला कहती भी क्या? वैसे भी घर बाहर के काम से हमें इतनी कम फुर्सत मिलती है तो इन सब बातों को तवज्जो देना मैंने उचित नहीं समझा। क्या मतलब है तुम्हारा? तनु की बात सुनकर नवीन ने पूछा। छुट्टियों वाले दिन तो माँ पिताजी घर से बाहर जाते ही नहीं, तो हर काम बड़े आराम से निपट जाते हैं। अंश को भी दादी का गोद मिल जाती है और वंशिका भी दादाजी के आगे पीछे डोलती रहती है। वही आपके ऑफिस जाने के बाद समीकरण ही बदल जाता है। माँ पिताजी भी घंटों घर के बाहर ही रहते हैं।
शायद आपके जाने के बाद उन्हें अकेलापन महसूस होता होगा, तो वे लोग भी नियमित रूप से सैर पर निकल जाया करते हैं। कुछ घंटों बाद अस्पताल से सभी घर वापस लौटे। अंश तनु की गोद में चैन से सो रहा था। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी शरारत ने कैसे घर में हड़कंप ला दिया था। कुछ ही देर में नवीन माँ पापा को शर्मा जी के घर से ले आया। अंश के बारे में सुनकर वे भी बड़े चिंतित हो गए थे। नवीन ने उन्हें रास्ते में समझाया था, तनु को 2 बच्चों की देखभाल के साथ साथ घर संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर हम उसकी मदद न कर उस पर केवल आदेश चलाएं तो यह गलत होगा। नवीन की मां ने सहमति में सिर हिलाया। आप लोगों के घूमने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बल्कि खुश हूँ कि आप लोग अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं, पर साथ ही साथ आप लोगों को तनु का भी अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना चाहिए। आप लोग मेरे घर आने के बाद टहलने जा सकते हैं या बच्चों को साथ लेकर जा सकते हैं। नवीन ने अपनी माँ की खामोश निगाहों में उनकी गलती का आभास देखा। घर पहुँचते ही उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे बहू, हमें तेरी परेशानियाँ समझनी चाहिए थी। आज से तू अकेली नहीं है, हम सब हैं तेरे साथ। अपने दादाजी के गोद में बैठी वंशिका ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं पाई, पर यह नज़ारा देख उसकी तालियों ने इस खूबसूरत पल में 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, परस्पर प्यार और सहयोग से ही हमारा घर सुचारू रूप से चलता है। इसके लिए हमें बहू की तकलीफ को समझकर अपना भरपूर सहयोग और प्यार देना होगा। अगर बैठे बिठाए हम केवल उस पर हुक्म चलाएंगे या जोर जबरदस्ती करेंगे तो रिश्तों की गाड़ी चरमराएगी ही, और केवल एक पहिए पर चलने वाली गाड़ी तो लड़खड़ा कर एक दिन टूट ही जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।